मेरा नाम भास्कर ज्योति है। बीपीएससी में मैंने 38वीं रैंक हासिल की है। इससे पहले मैंने यूपीएससी का भी इंटरव्यू दिया है और साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू से पॉलिटी इंटरनेशनल रिलेशन में मैं पीएचडी कर रहा हूं। तो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था, वादा किया था कि मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा। जो अभी क्लास 11 तथा 12 में जो पॉलिटी का पोर्शन है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। इससे पहले कि मैं इस क्लास को शुरू कर सकूं, एक बार फिर से दिल्ली नॉलेज ट्रैक के इस इनोवेटिव कैंपेन को फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि देखिए, लॉकडाउन को किस तरह से कंस्ट्रक्टिवली यूज किया जाए, यह एक बेहतरीन उदाहरण हो सकता है। बड़ी मेहनत से, बड़ी परेशानी से आज मैं भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी से आप सबको पढ़ाने के लिए, ये देख पा रहे होंगे आप, ये जो बोर्ड है आपको दिख रहा है पीछे, ये कोई बोर्ड नहीं है। दरअसल मेरे घर में एक टाइल्स का टूटा हुआ टुकड़ा पड़ा हुआ था, तो उसमें यह छेद करके इसे टांगा गया है ताकि यह बोर्ड नुमा दिख सके और मुझे कुछ बोर्ड पर एक्सप्लेन करने का मन हो तो मैं इधर एक्सप्लेन कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज के पहले चैप्टर को। और मैं आपको बता दूं कि यदि आपको चैप्टर में कोई परेशानी होती है इस क्लास के बाद, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और टाइम निकाल के मैं प्रयास करूंगा कि आपके तमाम क्वेश्चंस को, आपके तमाम कमेंट्स का मैं रिप्लाई दे सकूं। तो आइए दोस्तों, यह जो किताब है, मेरे ख्याल से आप सबके पास किताब, यह पुस्तक अवेलेबल होगी। और खास बात यह है कि देखिए, जो छात्र, जो ऐसे मित्र जो बीपीएससी, यूपीएससी या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं, यह पुस्तक उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब भी आप तैयारी शुरू करते हैं तो पॉलिटी के ही पेपर से, मैं बोलता हूं सबको कि आप इसी के पेपर से जो है अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। क्योंकि इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था को समझने के लिए यह सबसे बेसिक किताब है और इससे बेहतरीन किताब कुछ नहीं हो सकती है। एनसीईआरटी यह बहुत ही बेहतरीन है। इसलिए ऐसे मित्र जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए भी यह वीडियो काफी लाभप्रद हो सकता है। तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, अपना कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उनको और क्या परेशानी हो रही है। तो आइए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज के पहले चैप्टर को। और यह पहला चैप्टर आप देख पा रहे होंगे, इसका टाइटल है कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ। मैं इस चैप्टर का टाइटल यहां पे लिख देता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ। तो दोस्तों, ये दो शब्द, व्हाई एंड हाउ तथा कॉन्स्टिट्यूशन, आज इन्हीं के बारे में हमें विस्तार से जानना है इस चैप्टर में। आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें समझना होगा, यह जो चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक भी है, व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। हमें एक संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आखिर किन परिस्थितियों में हमें एक संविधान की आवश्यकता होती है। तो इसमें बहुत सारे कारण दिए हुए हैं कि क्यों हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है, क्यों हमें संविधान को बनाना पड़ता है, संविधान की जरूरत क्या होती है। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, आप देख पा रहे होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। तो यह कीवर्ड है। आइए इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। मुझे लगता है कि आपको बोर्ड कम से कम दिख रहा होगा। बोर्ड तो यह है नहीं, मेरे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्स था मैंने उसी से आपके पढ़ाई को फैसिलिटेट करने का प्रयास किया है, इसलिए आप भी सहयोग करें। तो जो इसमें पहला पार्ट है, जो पहला कीवर्ड है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाना पड़ता है, तो सबसे पहला पॉइंट है उसका, देखिए, हमेशा कीवर्ड्स को ध्यान में रखने का प्रयास कीजिए। कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस, जो फर्स्ट चीज है इसमें जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। दोस्तों देखिए, जब आपने पढ़ा होगा, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको मालूम होगा कि जब कोई राज्य बनता है, जब कोई राष्ट्र बनता है, जिसे हम इंग्लिश में नेशन कहते हैं या नेशन स्टेट कहते हैं, तो उससे पहले जो राज्य की आबादी होती है वह बहुत ही अव्यवस्थित होती है, अराजक होती है, जिसको यह नहीं पता होता है कि आपस में हम किस तरह से संगठित रह सकें, किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड रह सकें, किस तरह से कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो सके। कोई भी डिसीजन यदि सोसाइटी में लेना होता है तो उसमें कलेक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत आवश्यक होता है। नहीं तो आप मिसाल के तौर पे मानिए, आप किसी ऐसे गांव में रहते हैं जिसकी आबादी 10,000 है, उसमें कुछ लोग हिंदू हो सकते हैं, कुछ लोग मुस्लिम हो सकते हैं, क्रिश्चियन, अलग अलग रिलीजन के लोग हो सकते हैं, फिर वो अलग अलग कास्ट के भी लोग हो सकते हैं, फिर वो अलग अलग सेक्स के भी लोग हो सकते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर्स, अलग अलग सेक्स के लोग हो सकते हैं।
अब इन तमाम कम्युनिटी को यदि आप देखेंगे तो सारे कम्युनिटीज की जरूरत भी अलग अलग होती है। अब यदि जरूरतें भी अलग अलग हैं तो उस स्थिति में यदि हमें किसी एक डिसीजन पर पहुंचना है, कोई एक फैसला लेना है, तो उस फैसला को हम कैसे लें? निश्चित रूप से हर एक कम्युनिटी, हर एक जो लोग हैं, हर एक सेक्स के लोग हैं, हर एक गांव के लोग हैं, वो अपने तरीके से उस फैसला को लेना चाहते होंगे। तो इस स्थिति में यदि एक कोई लिखित नियम नहीं होगा, एक कोई प्रोवाइडेड लॉज नहीं होगा, रूल्स नहीं होगा, तो सब लोग प्रयास करेंगे कि उनके ही नियम को, उनके ही बातों को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो इस तरह के अराजक स्थिति से बचने के लिए हमें एक ऐसे कानून की आवश्यकता होती है, एक ऐसे लिखे हुए नियमों की आवश्यकता होती है जो लोगों को संगठित रख सके। और किसी भी देश के संविधान का सबसे पहला कर्तव्य होता है, सबसे पहला जो काम होता है वह होता है कोऑर्डिनेशन का। मतलब लोगों के बीच में एक सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश हो सके, यह किसी कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला काम होता है। अब दोस्तों दूसरी स्थिति को देखते हैं। इसमें दूसरा वर्ड क्या है? एश्योरेंस। अब एश्योरेंस किस चीज की? अब आप समाज में रह रहे हैं और आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज है, मान के चलिए आपके पास कुछ जमीन है, और कल वो जमीन के ऊपर आपका मालिकाना हक रहेगा या नहीं, कल वो जमीन आपकी रहेगी या नहीं, या समाज का कोई दूसरा व्यक्ति आके उस जमीन पर कब्जा कर ले, आपके घर पर कब्जा कर ले, तो ऐसे स्थिति में आपको कौन बचाएगा इस तरह के अनियमितताओं से, इरेगुलरिटीज से? तो किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन का यह भी काम होता है कि उन इरेगुलरिटीज को कंट्रोल कर सके, उन इरेगुलरिटीज को मैनेज कर सके और समाज को एक निश्चित दिशा दिखा सके। तो ये दो आवश्यक चीजें हैं जो कि इस एनसीईआरटी में, आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि किसी देश के संविधान को बनाने के लिए, किसी देश के संविधान को निर्माण करने के लिए यह चीज जो होती है सबसे आवश्यक चीज है। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि किसी भी संविधान का जो सबसे पहला काम होता है वह होता है किसी भी समाज में कोऑर्डिनेशन तथा एश्योरेंस को एस्टैब्लिश करना, मतलब सामंजस्य को एस्टैब्लिश करना तथा एक बेसिक लेवल ऑफ एश्योरेंस दे सके उसके लोगों को, उसके सिटीजन्स को, कि आप यदि इस समाज में हैं तो आपके पास एक राइट है, आपके पास कुछ लिखित चीजें हैं जो कि आपको सेफ गार्ड करेगी। तो यह जो है सो हमारे संविधान का पहला कर्तव्य होता है। उसके बाद इस चैप्टर में भी आपका लिखा हुआ जो कंक्लूडिंग लाइंस हैं, इसे बोल्ड करके लिखा हुआ है, आपको इसे देखना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स। ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स मतलब जो फंडामेंटल रूल्स हैं जो आपको गवर्न कर सके, उन बेसिक रूल्स को बनाना। दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन, मतलब कम से कम इस तरह का कोऑर्डिनेशन हो जाए, मिनिमम उस तरह का कोऑर्डिनेशन हो जाए जिससे आप समाज में रहने लायक हो सके, जिसे हम सभ्य कहते हैं। नहीं तो पशुओं तथा मनुष्यों में कोई अंतर नहीं रह जाता है, इस वजह से भी कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है अमंग्स्ट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला काम है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों होती है, उसका दूसरा कारण क्या है। तो दूसरा कारण है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। मतलब यदि इसको हम लिखना चाहें तो हम, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा काम क्या होता है? डिसीजन मेकिंग पावर्स। डिसीजन मेकिंग पावर्स। अब दोस्तों देखिए, आपने पहला काम तो संविधान का देख लिया कि संविधान का पहला काम होता है कि कुछ बेसिक रूल्स को बना देना जिससे समाज के लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश हो सके। लेकिन अब उस तरह के बेसिक रूल को बनाने वाला लोग कौन होगा? मतलब यदि हम उसे बेसिक रूल्स को बनाना चाहते हैं समाज में, तो वो बनाने वाले लोग कौन होंगे, यह भी तय करना आवश्यक है। तो अब दोस्तों देखिए, जो पुरानी सभ्यताएं थी, जैसे आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा ग्रीक की सभ्यता, ग्रीस की सभ्यता। अब ग्रीक उस समय बहुत ही छोटा सा राष्ट्र राज हुआ करता था, एक छोटा सा नेशन स्टेट था। तो उसमें जब इस तरह के रूल्स को बनाना होता था तो देश के हर एक जनता को एक जगह पर बुलाया जाता था और सब मिलके एक नियम कानून बना लेते थे। लेकिन आप इमेजिन कीजिए, आप कल्पना कीजिए, भारत जैसे बड़े देश में, चीन जैसे बड़े देश में, अमेरिका जैसे बड़े देश में क्या यह संभव हो सकता है कि उसके देश के हर एक व्यक्ति को बुला लिया जाए और फिर कहा जाए कि आप एक विषय पर कोई कानून बना लो? बिल्कुल संभव नहीं हो सकता है। आप अभी उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, अभी लॉकडाउन का फेज चल रहा है कोरोना संक्रमण के समय। इतने सारे राज्य हैं हमारे देश में, कई राज्यों के नेताओं का मानना है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, कई राज्यों के नेताओं का मानना है कि लॉकडाउन होना चाहिए। तो जब हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच में इतना सारा संदेह और संशय है, तो आप
सोचिए, यदि देश के जनता को कहा जाए कि आप एक कानून बनाइए लॉकडाउन से संबंधित, तो क्या वो कभी कानून बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा, क्योंकि इतने 130 करोड़ के देश में हर एक व्यक्ति का अपना एक मत होता है। इस वजह से संविधान का काम होता है अलग अलग देश के जरूरतों को समझते हुए एक उस तरह का मॉडल तैयार करना जिसमें डिसीजन कौन तैयार करेगा, डिसीजन मेकिंग बॉडीज कौन सी होंगी, किसे पावर होगा कि उन नियमों को बनाया जा सके, वह एक जो है सो फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके। तो इस तरह से आप संविधान के यदि दूसरे काम को देखेंगे तो फिर से यहाँ पे हाईलाइट करके बोल्ड करके लिखा हुआ है कि संविधान का दूसरा काम होता है, द सेकेंड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई who has the power to make decisions in the society. It decides how the government will be constituted. मतलब संविधान एक सेट ऑफ रूल्स बनाता है कि यदि अभी हमारे यहाँ कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? आप सबको पता है कि हमारे यहाँ कानून देश में संसद बनाती है और राज्यों में विधानसभा बनाती है, और उस विधानसभा में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। तो एक तरह से हमारे देश में कानून वो लोग बनाते हैं जिनको हमने चुनकर भेजा है। तो संविधान का यह काम होता है कि उस तरह के फ्रेमवर्क को एस्टैब्लिश कर सके जिसमें यह लिखा हुआ हो, यह प्रोवाइडेड हो कि हमारे देश में कानून कौन बनाएगा, नियमें किसके द्वारा तय की जाएगी। तो यह हमारे संविधान का दूसरा सबसे बड़ा काम होता है। चलिए अब हम चलते हैं कि अब तीसरा काम कौन सा होता है संविधान का और कौन सा काम है। तो देखिए, आप यहाँ पर तीसरी हेडिंग देख पा रहे होंगे। तीसरा काम होता है लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। तो आइए इस पॉइंट को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। लिमिटेशंस मतलब सरकार के ऊपर लिमिट तय करना। अब दोस्तों, आपको बहुत ही यह अचरज वाली बात लग रही होगी। इस कार्टून में भी आगे दिखाया गया है कि हमने पहले एक ऐसी बॉडी तैयार की। यह देखिए, यह कार्टून देखिए। एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जो हमारे 11th-12th के दोस्त हैं, अनुज हैं, उनके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी में कार्टून के माध्यम से काफी ज्यादा रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है। आपको उन क्वेश्चंस को, उन सार्काज्म को भी देखना चाहिए, क्योंकि उससे आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आखिर इसका क्या कारण है। तो मैंने आपको बताया कि जो तीसरा काम होता है संविधान का, वह होता है गवर्नमेंट के ऊपर एक लिमिटेशन इम्पोज करना कि गवर्नमेंट को क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। अब अचरज वाली बात यह है कि आपने पढ़ा कि संविधान का सबसे पहला काम होता है कि कुछ सेट ऑफ बेसिक रूल्स बनाना। दूसरा काम होता है कि उस बेसिक रूल को कौन बनाएगा, उसके लिए कुछ लोगों को चुनना। अब वो कुछ लोग कौन होते हैं? वही कुछ लोग सरकार होते हैं। अब जब हमने उन्हें चुन दिया, अब उनके ऊपर भी एक लिमिटेशन डालना कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। यदि यही करना था तो आपने सेट ऑफ बेसिक रूल्स क्यों बनाया? सेट ऑफ बेसिक रूल्स बनाया तो कौन बनाएगा, इसकी निर्धारणा क्यों की? तो इन चीजों के ऊपर हमें विचार करना होगा। अब दोस्तों, यह देखिए, यह तो बहुत ही स्वाभाविक है, आवश्यक भी है कि कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जिनको कानून बनाने का अधिकार हो। कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जिनको यह अधिकार हो कि हमारा देश कैसे चले, सोसाइटी में कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग कैसे हो, उसको तय करें। लेकिन यदि हम ऐसे लोगों को निरंकुश छोड़ देंगे, ऐसे लोगों के हम पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होगा, कोई कंट्रोल नहीं होगा, तो वो हो सकता है इस तरह के नियम बना दे जो कि समाज में रहने वाले लोगों के लिए ही घातक हो जाता है। क्योंकि आपने एक टर्म सुना होगा, यदि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप पॉलिटी के स्टूडेंट हैं, तो आपने एक टर्म सुना होगा, सेल्फ इंटरेस्ट। हाँ, और यह सेल्फ इंटरेस्ट ही बाद में जाके नेशनल इंटरेस्ट बन जाता है, नेशनल इंटरेस्ट बन जाता है। हाँ, और आपने पॉलिटिकल साइंस के थियरी में पढ़ा होगा, आपने हॉब्स को पढ़ा होगा, लॉक को पढ़ा होगा, रूसो को पढ़ा होगा। सबने कहा है कि ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है? ह्यूमन टेंडेंसी इगोइस्ट होती है, ह्यूमन टेंडेंसी सेल्फ इंटरेस्ट की होती है, ह्यूमन टेंडेंसी एग्रेंडाइजमेंट की होती है। ह्यूमन हमेशा जो है सो अपने लिए डिसीजन लेने का प्रयास करते हैं। तो इन तमाम स्थिति में यदि हम अपने चुने हुए लोगों के ऊपर एक प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, एक रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, तो वो ऐसे नियम बनाएंगे जो नियम उनके लिए घातक हो सकता है जिन्होंने उन्हें चुना है कि आप हमारे लिए नियम बनाओ। इसलिए संविधान का यह काम होता है कि चुने हुए लोगों के ऊपर भी एक लिमिटेशन इम्पोज करना कि आप इन्हीं विषयों पर ऐसे ऐसे करके ही नियम बना सकते हैं। यदि आप इस दायरे से बाहर जाएंगे तो आपको इस तरह से अमुक चीजें करनी होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे आप यदि भारत का उदाहरण ले तो इसमें क्या है कि हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी 3 अलग अलग बॉडीज है। यदि किसी भी सूरत में मान के चलिए सरकार ने इमरजेंसी लगा दी तो जुडिशरी में वो चीजें जाती हैं, वहां पे जो है सो सरकार
सरकार को जस्टिफाई करना होता है कि आपने इमरजेंसी क्यों लगाई। यदि जुडिशरी कुछ गलत करता है तो सरकार उसको फिर से नियम बनाती है पार्लियामेंट में, क्योंकि जुडिशरी के द्वारा मतलब हमारे कोर्ट के द्वारा भी बहुत सारा नियम बनाया जाता है, आपने देखा होगा। लेकिन कोर्ट हावी ना हो जाए लेजिस्लेचर के ऊपर, लेजिस्लेचर हावी ना हो जाए जुडिशरी के ऊपर, एग्जीक्यूटिव अपना काम ठीक से करे। ये जो नियम बनाने वाले लोग हैं, नियम को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, यह सब अपने अपने तरीके से काम करे। इसके लिए कौन जिम्मेवार होता है? तो इसके लिए भी जिम्मेदारी होती है संविधान की। तो संविधान का तीसरा सबसे बड़ा काम क्या होता है कि अपने थर्ड फंक्शन क्या है, देखिए यहाँ पे फिर से हाईलाइट करके लिखा हुआ है, मैं इस लाइन को फिर से आपके सामने पढ़ूंगा। Third function of constitution is to set some limits on what a government can impose on its citizen. These limits are fundamental in the sense that government may never trespass them. अब यह फंडामेंटल का क्या अर्थ है, इस पूरे बुक को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि आपके पास कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, आपके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। और यदि उस फंडामेंटल राइट्स को जो है वायलेट करती है तो वह उस सरकार की लेजिटिमेसी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो यह संविधान का हमारा काम होता है कि जो चुनी हुई सरकार है उसके ऊपर एक लिमिटेशन तय करना। चलिए अब देखते हैं कि संविधान का अगला काम क्या होता है। संविधान का जो अगला काम जो इसमें लिखा हुआ है वह है एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ ए सोसाइटी। एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ ए सोसाइटी, चलिए अब हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब होता है एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। दोस्तों, जब कोई समाज बनता है तो उसकी बहुत सारी आकांक्षाएं होती हैं। वह समाज चाहता है कि हम इन चीजों को पा सकें आगे आने वाले समय में। आपने पढ़ा होगा रूस के इतिहास को, जो उस समय सोवियत संघ का इतिहास कहलाता था। जब सोवियत संघ में क्रांति हुई थी, जिसे हम लाल क्रांति के नाम से जानते हैं, अक्टूबर रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, तो उस रिवॉल्यूशन का एक लक्ष्य था कि इस रिवॉल्यूशन के बाद ऐसी करवट आएगी, इस तरह का बदलाव होगा, ऐसा मोड़ आएगा जिसके बाद सब लोग वहां पे बहुत खुश हो जाएंगे, सब लोग बहुत वेल्दी हो जाएंगे, प्रोस्पेरस हो जाएंगे, सब लोग खुशी रहेंगे, वहां पे कोई दुख नहीं होगा। तो इस तरह की एस्पिरेशंस होती है हमारे भी भारतीय समाज के में। अभी लोगों की क्या एस्पिरेशंस है कि हमारे बीच में जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, वह खत्म हो जाए, जो हमारे बीच में भाईचारा है वह बढ़े। हम यदि गोल हमारा क्या है, आपने देखा बहुत सारे गोल हम तय करते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जैसे आपने पढ़ा होगा कि अभी SDG चल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बहुत सारा गोल्स है जिसको जो है सो यूनाइटेड नेशन की तरफ से रखा गया है कि हर एक देश को पालन करना है। फिर हम अपने राष्ट्र की तरफ से भी कुछ गोल्स को रखते हैं, जैसे हमारा गोल था कि 2025 तक 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन जाना है। तो ऐसे गोल्स को अचीव करना, ये हमारे संविधान में लिखा होता है कि इस तरह के गोल्स को, जो समाज में एक आकांक्षा होती है, एक लक्ष्य होता है, उन लक्ष्यों को, उन आकांक्षाओं का निर्धारण किस तरह से हो, वहां तक हम किस तरह से पहुंच पाए, समय पहुंच पाए, उनको तय करना संविधान के द्वारा तय किया जाता है। तो संविधान का यह भी एक बहुत बड़ा काम होता है कि हम अपने लक्ष्यों को, हम अपनी आकांक्षाओं को, भाईचारा को, समाज में द्वेष किस तरह से खत्म हो, समाज में भाईचारा बढ़े, समाज के बीच की असमानता खत्म हो, द्वंद्व खत्म हो। तो इन चीजों को प्रमोट करना समाज का लक्ष्य होता है, आकांक्षा होती है। तो उनको अचीव करना, बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि आर्टिकल 14 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 15 में, 16 में, कि किस तरह से समानता भारत में लाना है, समाज में समानता को लाना है। तो इन एस्पिरेशंस को अचीव करना जो होता है वह संविधान के अलग अलग आर्टिकल्स में लिखा होता है कि उनको किस तरह से अचीव किया जा सके। आइए हम अब अगले लक्ष्य को देखते हैं। अब अगले लक्ष्य को देखते हैं कि संविधान का अगला काम क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे अगला काम लिखा हुआ है कि संविधान का अगला काम होता है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल। मतलब संविधान जो है सो आपके फंडामेंटल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करता है, आइडेंटिटी को, आपके आइडेंटिटी को बचा के रखता है संविधान। अब यह आइडेंटिटी क्या होता है दोस्तों? अब आप देखिए कि मान लीजिए आज संविधान नहीं होता, आज भारत एक देश नहीं होता, तो क्या आप भारतीय होते? क्या आप इंडियन कहलाते? नहीं कहलाते। फिर तो आप हो सकता है जिसको जैसा मन होता, जैसे इंग्लैंड में उस समय होता था, जैसे पहले क्या मतलब जिनको मन हुआ भारत पर आक्रमण कर दिए। आप एक देश से दूसरे देश जाएं, कभी आपको वेस्ट इंडीज का नागरिक कह दिया जाएगा, कभी आपको किसी और देश का नागरिक कह दिया जाएगा। तो संविधान आपको नागरिकता प्रदान करती है, संविधान आपको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है कि आप भारतीय हैं, आपका कुछ ये कर्तव्य है, आपका एक गवर्नमेंट है, आपकी एक टेरिटरी है, उसके बीच में आपको रहना है, आपका कुछ मौलिक कर्तव्य है, आपका कुछ मौलिक अधिकार है।
तो इन सब चीजों को, बहुत सारे अधिकारों को देते हुए, बहुत सारे कर्तव्यों का बोध करवाते हुए आपको एक पहचान दिलाती है संविधान। तो संविधान का जो एक सबसे बड़ा काम होता है कि आपको किस तरह से आइडेंटिटी प्रोवाइड किया जा सके। वह राजनीतिक आइडेंटिटी भी हो सकता है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, वह एक सोशल आइडेंटिटी भी हो सकता है, वह बहुत सारी चीजें हो सकती है। और वह आइडेंटिटी कैसे मिलती है? वह आइडेंटिटी आपको आपके अधिकारों से, आपको आपके कर्तव्यों से मिलती है। तो यह संविधान का कुछ काम था, हाँ, जो कि संविधान आपको करवाता है। चलिए, तो अभी तक हमने देखा कि संविधान का क्या क्या काम होता है। एक बार फिर से जल्दी जल्दी उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो संविधान आपको कुछ कोऑर्डिनेशन तथा एश्योरेंस की गारंटी देता है। संविधान आपको डिसीजन मेकिंग का पावर देता है। संविधान आपके द्वारा चुने हुए लोगों के ऊपर एक लिमिटेशन इंपोज करता है। संविधान जो है सो समाज के द्वारा जो आकांक्षाएं होती हैं, जो लक्ष्य होता है, उनको अचीव करने में मदद करता है। संविधान जो है सो आपको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, पॉलिटिकल सोशल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ काम है जो कि संविधान के द्वारा हमारे लिए किया जाता है। इसलिए किसी भी देश के लिए संविधान बहुत ही आवश्यक होता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि संविधान का क्या काम होता है किसी देश के लिए। अब हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि जैसे संविधान भारत के लिए बना दिया गया, आज हमारे देश का संविधान जो है सो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है, माना जाता है भी। लिखित संविधान सबसे बड़ा है। अब हमें यह जानने की आवश्यकता है कि क्या भारत का संविधान रातों रात बन गया, या संविधान बना तो कैसे बना, वह किस तरह से एग्जिस्टेंस में आया। तो अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वह यह है कि मोड ऑफ प्रोमुलगेशन। तो हमारे संविधान का प्रोमुलगेशन कैसे हुआ, मतलब यह कैसे एग्जिस्टेंस में आया, यह एग्जिस्टेंस में किस तरह से आया। तो आइए जानते हैं कि हमारा संविधान कैसे बना। दोस्तों, आपको पता है कि जो हम मॉडर्न इंडिया जिसे हम कहते हैं, आधुनिक भारत कहते हैं, उसमें हम मुख्य रूप से 1857 के बाद के इतिहास को पढ़ते हैं। और आपको पता है कि उसके बाद से जो हमारा भारत का इतिहास रहा है वह अंग्रेजों के गुलामी का इतिहास रहा है, मतलब इंग्लिश डोमिनेशन का इतिहास रहा है। तो हमने इंग्लिश डोमिनेशन के समय में, मतलब जब हम आजाद नहीं थे, जब हमें फ्रीडम नहीं मिली थी, तो उस समय हमने बहुत सारे चीजों को ऑब्जर्व किया। हमारे ऊपर बहुत सारा जो है सो ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन कहने का मतलब हमें बहुत दबाया गया, हमारे ऊपर जो है सो अनैतिक शासन किया गया, हमारे अधिकारों को छीन लिया गया, हमें कोई भी कर्तव्य नहीं था, हमारा कोई भी अधिकार नहीं था, हम बहुत ज्यादा टैक्स देते थे। कर्तव्य तो बहुत सारा था, कर्तव्य होता है टैक्स देना, हमसे जो है सो बहुत सारा टैक्स लिया जाता था, लेकिन उसके बदले हमें कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। तो इन सब चीजों से हमने बहुत सारी चीजें सीखी, और चूंकि हम उससे पीड़ित थे, इसलिए हमने उसी समय तय किया था जब हम आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि जब हम स्वतंत्र देश बनेंगे, स्वतंत्र राष्ट्र बनेंगे, तो हमारे देश का जो संविधान होगा वह इन तमाम अनैतिक बातों को दूर करेगा, अनैतिक बातों से दूर रखेगा, तथा हर नागरिक को अपना एक कर्तव्य होगा, हर नागरिक का एक कर्तव्य होगा, उनको कुछ अधिकार दिए जाएंगे और उन्हीं अधिकारों के आधार पर उनकी नागरिकता तय होगी। तो इसलिए संविधान का बनना हमारे देश में, कैबिनेट मिशन आप पढ़े होंगे, भारत की स्वतंत्रता का इतिहास आपको पता होगा। तो जब कैबिनेट मिशन आया था भारत में, तो उसके बाद से भारत में संविधान का बनना तेज स्तर पे शुरू हुआ। तो जब संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो सबसे पहले 1946 ईस्वी में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या अर्थ होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जिम्मेदारी दी गई थी संविधान को बनाने की। अब 1946 की बात मैं कर रहा हूं, अब तक जो है भारत आजाद नहीं हुआ था, इसलिए उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको कानून बनाने का अधिकार दिया गया था, जिसको संविधान को ड्राफ्ट करने का अधिकार दिया गया था, तो उसमें ऐसे लोग थे जो कि अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब जो आज पाकिस्तान है, उसके भी लोग थे, और उन लोगों को भी चुना गया था कि आपको संविधान बनाना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना है। इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन किया गया था। तो उस तरह से जब आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किस तरह के लोग थे जिन्होंने संविधान को बनाया, वो लोग कहां से चुन के आए थे, वो उनका प्रोसीजर क्या था, तो उससे पहले मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं। जब भारत आजाद नहीं हुआ था, उस समय में भारत में राज्य जो थे सो कई तरह के राज्य थे। कुछ ऐसे राज्य थे जिनको हम प्रोविंस कहते थे, कुछ ऐसे राज्य थे जो कि सीधा ब्रिटिश टेरिटरी हुआ करता था, जिनके ऊपर ब्रिटिश का अधिकार था, और कुछ ऐसे राज्य थे जो कि राजाओं के द्वारा चलाया जाता था, जिसे आपको पता होगा कि प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था, जो कि अपने आप में कुछ हद तक आजाद हुआ करते थे।
तो इस तरह से बहुत सारे कैटेगरी का राज्य हुआ करता था भारत में, प्रोविंस, ब्रिटिश रूल्ड स्टेट्स और प्रिंसली स्टेट्स। तो इन सारे राज्यों को कुछ न कुछ जो है सो जिम्मेदारी दी गई थी। इन सारे राज्यों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जगह दिया गया था और उसका आधार क्या था? उसका आधार था कि हर एक राज्य में जिसकी आबादी 10 लाख है या 10 लाख से ज्यादा है, तो हर 10 लाख पे एक व्यक्ति को उस राज्य से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जगह दिया गया था। मतलब उस समय जितने भी राज्य थे, चाहे वो प्रिंसली स्टेट हो या ब्रिटिश रूल टेरिटरी हो या प्रोविंस हो, उन सारे राज्यों से हर 10 लाख की आबादी पे एक व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जगह दिया गया था। और इस तरह से यदि हम अनडिवाइडेड इंडिया में देखें तो अनडिवाइडेड इंडिया में आप इस एनसीईआरटी के पेज नंबर 15 पर देख सकते हैं। उस अनडिवाइडेड इंडिया में प्रिंसली स्टेट को कुल 93 सीट्स दिए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, 93 सीट्स, और बाकी के राज्यों को कुल मिला के 292 सीट्स दिया गया था। तो इस तरह से यदि हम इसको टोटल जोड़ें तो यह कुल मिला के हो जाता है 385। तो इस तरह से जो हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुल कितने सदस्य थे? 385 सदस्य। 385 सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई थी कि जो उस समय अनडिवाइडेड इंडिया था उसके कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि क्या हुआ? उसके बाद भारत 1947 में आजाद हो गया और 1947 में आजाद होने के बाद भारत का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, जो पुराना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, उसको भंग कर दिया गया और 14 अगस्त 1947 तक हम कब आजाद हुए? हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए और 15 अगस्त 1947 से फिर अलग भारत बन गया। 14 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगली बैठक हुई। और आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई थी? तो यह कुछ डेट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक हुई थी। आप इस डेट के साल को ध्यान में रखिए, 1946, अनडिवाइडेड इंडिया, उस समय हम आजाद नहीं हुए थे। दूसरी बैठक 14 अगस्त 1947 को हुई, आजादी से ठीक एक रात पहले। और 14 अगस्त आपको पता है कि पाकिस्तान में आजादी 14 अगस्त को ही मनाया जाता है। तो 14 अगस्त को हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पुराने वाले को भंग किया और हमने नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है सो तैयार की। और नए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चूंकि अब संख्या बदल गई थी और इसलिए अब नए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 लोग मात्र रह गए थे। पहले आपने देखा कि पुराने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 385 लोग थे और नए वाले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 लोग थे। और जिस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को एडॉप्ट किया गया, हमारे संविधान को कब एडॉप्ट किया गया? आपको यह डेट याद रखना चाहिए। आपने पढ़ा होगा यदि प्रियम्बल को, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जो हमारा प्रियम्बल होता है, आप एनसीईआरटी के पहले ही पेज पे देखेंगे तो हम, और इस दिन हम संविधान दिवस भी मनाते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया एडॉप्ट एंड इनेक्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। हम 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को एडॉप्ट किया था। और जिस दिन संविधान को एडॉप्ट किया गया था, बनाया गया था, उस दिन इस 299 में से 284 लोग ही संविधान सभा में उपस्थित थे। उनमें से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी, कुछ लोग नहीं आए थे और इस वजह से उस दिन 284 लोग ही उपस्थित थे। तो जिस दिन संविधान को लागू किया गया उसमें 284 लोगों का जो है सो हस्ताक्षर किया गया है। 284 लोगों का संविधान के ऊपर हस्ताक्षर है। अब दोस्तों देखिए, संविधान यदि बनाया गया तो संविधान की लेजिटिमेसी क्या है? आपको मतलब यह जरूर जानने की इच्छा होगी कि ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने संविधान बना दिया, क्योंकि उस समय तो इलेक्शन हुआ नहीं, उस समय तो कुछ हुआ नहीं। तो ऐसे कौन से लोग थे जिनको संविधान बनाने की जिम्मेदारी दे दी गई, उनकी लेजिटिमेसी क्या थी? तो दोस्तों यह तो सच बात है कि उस समय इलेक्शन नहीं हुआ था, यह बिल्कुल सच बात है। लेकिन जिन लोगों को संविधान बनाने की जिम्मेवारी दी गई थी वे लोग बड़े ही पढ़े लिखे लोग थे, बड़े ही जिम्मेदार लोग थे
और ऐसे ही लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी। इस बात को भी ध्यान में रखा गया था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, तमाम तरह के जो कम्युनिटीज हैं उनको उचित स्थान दिया जाए, उनको मतलब जो है सो उनकी भागीदारी तय की जाए और उनको भी जो है सो जगह, स्पेस दिया जा सके। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि संविधान उस समय बना भी नहीं था, लेकिन जिसे उस समय, हालांकि यह टर्म उस तरह से प्रचलित नहीं हुआ था शेड्यूल क्लास, लेकिन उस समय भी शेड्यूल क्लास को के 26 सदस्यों को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जगह दिया गया था। उसी तरह से मुस्लिम नेताओं को भी जगह दिया गया था, प्रिंसली स्टेट के लोगों को भी जगह दिया गया था, सिख लोगों को भी जगह दिया गया था। और इस तरह से पूरी कोशिश की गई थी कि जो भी उस समय के बड़े लोग थे, बड़े नेता, पढ़े लिखे या समाज के जिम्मेदार लोग थे, उन सबको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा जाए, ताकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी तय हो, जो भी नया कानून बने, उसके ऊपर बृहद चर्चा हो सके, उसके ऊपर पूरी डिबेट हो सके और तभी कोई कानून फोर्स में आ सके। अब देखिए, जो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, मैंने आपको पहले बताया कि यह देखिए, जब आप पढ़ेंगे इस बुक को तो यह पेज नंबर 13 से लेके आगे तक का पेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सबसे पहला इसमें पॉइंट है कि बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन को अभी हम देखते हैं, यह टॉपिक अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद का जो टॉपिक है, हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, इस पे हमने डिस्कशन कर लिया कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ, किस तरह से उसमें लोगों का चयन हुआ, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पर लोगों का चयन हुआ, पॉपुलेशन आधार था, 10 लाख के ऊपर एक लोगों को चुना गया, हर एक कम्युनिटी से तय किया गया कि लोगों को वहां पे रिप्रेजेंटेशन मिल सके, और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग थे यह भी आपको बताया गया। तो हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन मेड, यह मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद जो अगला टॉपिक है, कंपोजिशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें भी मैंने आपको बताया कि कैसे 299 लोग थे, 284 लोग ही उस दिन उपलब्ध थे और सिटीजनशिप आदि चीजों को उसमें दिया गया। अब देखिए, 26 मेंबर मैंने आपको बताया कि उस समय शेड्यूल क्लास कम्युनिटी से 26 लोगों को दी गई। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखिए, जो संविधान था, या आपने रजनी कोठारी को पढ़ा होगा, रजनी कोठारी एक पॉलिटिकल थिंकर है, रजनी कोठारी को पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा, उनके द्वारा एक टर्म दिया गया है भारतीय राज व्यवस्था के बारे में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी इज वन पार्टी सिस्टम। हाँ, वन पार्टी सिस्टम, या इसे कई बार जो है सो कांग्रेस सिस्टम भी कहा जाता है, कांग्रेस सिस्टम भी कहा जाता है। यह क्यों है कांग्रेस सिस्टम? क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो था वह इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा लड़ी गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम आईएनसी कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यह उस समय कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। यह लोगों का एक तरह से सेंटिमेंट था, लोगों का इमोशन था। इसमें अलग अलग नेता जो है सो हर साल अध्यक्ष होते थे। तो लेकिन बाद में आजादी मिलने के बाद यह पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभर गई। तो चूंकि आजादी के तुरंत बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभर गई और उस समय जितने भी बड़े नेता थे या जितने भी लोग थे वह इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ही जुड़े हुए थे। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यदि आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को देखें तो 82% लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही थे, ऑब्वियसली, क्योंकि उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के सिवा जो भी दूसरा विकल्प था वह बहुत छोटा छोटा विकल्प था। जैसे आपको पता होगा कि आरएसएस की स्थापना हो गई थी 1925 ईस्वी में, और 1925 ईस्वी में ही सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की भी स्थापना हो गई थी, हिंदू महासभा की भी स्थापना हो गई थी, लेकिन इन सब का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम था। तो यह आप यदि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को देखें तो यह था कि कांग्रेस के अब 82% लोग थे। अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन, प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन मतलब कोई भी कानून बनने से पहले क्या उस कानून पर चर्चा हुई थी। तो दोस्तों एक टर्म आता है पब्लिक रीजनिंग। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो पब्लिक रीजन, अब पब्लिक रीजन मतलब जो है सो सिर्फ नेता या जो चुने हुए लोग थे सिर्फ वही उस कानून पर चर्चा ना करे, इसको किस तरह से तय किया गया। तो इसको तय करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारी सब कमिटीज बनाई गई, जैसे कमिटीज ऑन पावर, कमिटीज ऑन होम अफेयर्स, इस तरह से बहुत सारी कमिटीज बनाई गई। और उस समय के जो भी एमिनेंट नेता थे इन कमिटीज को हेड करते थे। और चूंकि वह नेता बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे, अलग अलग कम्युनिटी से आते थे, तो जब वह डिबेट करते थे तो अपने उस कम्युनिटी के चीजों को जो है सो उस डिबेट में रखते थे। जैसे आपको मिसाल के तौर पे पता होगा कि बी आर अम्बेडकर उस समय के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे।
जिनका नेहरू के साथ और जिनका गांधी के साथ, दोनों के साथ ही उनका जो थॉट था वह मैच नहीं करता था। आपको पता है कि 1932 में जब पूना पैक्ट हुआ था तो उससे पहले अंबेडकर और गांधी के बीच में बहुत ही बड़ा वैमनस्य था। उसी तरह अंबेडकर और नेहरू के बीच में भी बहुत बड़ा मतभेद था। तो इस तरह से ऐसे लोग संविधान सभा में थे जो एक दूसरे के विचारों से सहमत नहीं थे, और विचारों से सहमत नहीं होने की वजह से संविधान सभा में अक्सर बहुत डिबेट हुआ करता था, और डिबेट से जब निष्कर्ष निकलता था तो फिर उसे कानून के रूप में एक आकार दिया जाता था। लेकिन एक विषय ऐसा था जिस पर कोई डिबेट नहीं हुआ और कंस्टिट्यूएंट असेंबली के सारे सदस्य उस पर एकमत हो गए और उसको एक बार में बहाल कर दिया गया। और वह क्या था दोस्तों? वह था यूनिवर्सल सफरेज, जिसे हम एडल्ट सफरेज कहते हैं। एडल्ट सफरेज का क्या मतलब होता है कि भारत का हर नागरिक जो पहले 21 साल था, जब संविधान बनाया गया था तो 21 साल था, बाद में इसे घटा के 18 साल कर दिया गया। तो उस समय के संविधान के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक जो कि 21 साल का है वह चुनाव में वोट दे सकता है। यह एडल्ट सफरेज हम इसे कहते हैं या यूनिवर्सल सफरेज कहते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि यूरोप के कई सारे देश, इवन यूरोप के जैसे ब्रिटेन हो गया या जो आधुनिक देश थे, जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, उन्होंने भी महिलाओं को जो एडल्ट सफरेज होता है, जो वोट देने का अधिकार होता है, वह बहुत ही लेट से दिया। लेकिन भारत एक ऐसा देश था जो कि शुरू से ही कभी भारत में महिलाओं तथा पुरुषों में भेदभाव नहीं हुआ था, और उसी विचार को, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारत जैसे ही स्वतंत्र हुआ तो भारत ने महिला तथा पुरुष को समान अधिकार देते हुए चुनाव में मताधिकार का समान अधिकार भारत के द्वारा दिया गया। और इस विषय पर सब लोग सहमत थे, इस पर कोई भी विचार नहीं हुआ। तो यह एक ऐसा विषय था जिसपे सबसे पहले सब लोग जो है सो तैयार हो गए। प्रोसीजर्स तो मैंने आपको बता दिया। और अब जो एक टॉपिक जो पीछे हमारा मिस कर रहा था यह है कि बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन का क्या मतलब है दोस्तों? इस चीज को हमने शुरू में भी थोड़ा सा देखा कि देखिए हमारे यहाँ जो संविधान है या हमारे यहाँ की जो संसद है तो उसमें 3 मुख्य इकाई हैं, 3 पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और वो 3 पिलर्स क्या है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। लेजिस्लेचर किसे कहते हैं? जो संसद होती है, जो विधानसभा होता है, उसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं, जिसका काम होता है उसमें सीएम के अध्यक्षता में, पीएम के अध्यक्षता में एमपी तथा जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एमएलए होते हैं, उनका काम होता है कानून बनाना। अब वह निरंकुश ना हो जाए, वह कुछ भी कानून ना बना दिया जाए, इसलिए जो है सो जुडिशरी को भी बनाया गया ताकि चेक्स एंड बैलेंसेस बना रहे। एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? एग्जीक्यूटिव जैसे हमारे नेता होते हैं वो एग्जीक्यूटिव है, लेकिन वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। एक चुने हुए समय के लिए, एक सीमित समय के लिए चुनकर आते हैं। उनका काम होता है संसद के द्वारा जो कानून बनाया गया उसे अपने क्षेत्रों में लागू करना। और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो कि यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज से कर आते हैं, वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। उनका काम होता है जो भी संसद के द्वारा कानून बनाई जाती है उसको अपने अपने राज्यों में, अपने क्षेत्र में उसको लागू करवाना परमानेंट एग्जीक्यूटिव का काम होता है। तो हमारे संसद ने, हमारे संविधान ने तय किया कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव तथा जुडिशरी, इन सब के बीच में एक संतुलन बना रह सके, कोई भी एक दूसरे के ऊपर हावी ना हो सके, सब एक दूसरे को चेक्स एंड बैलेंसेस कर सके। इसके लिए ऐसी व्यवस्था की गई। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि फेडरलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है सो एक ट्रू फेडरल स्टेट की जो है सो निशानी होती है। तो यह एक बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच था। और फिर बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन को और सुदृढ़ करने के लिए क्या किया गया दोस्तों? आपको पता है कि संविधान में जो चीजें लिखी होती हैं देश उसी से चलता है। लेकिन यदि संविधान में कोई बहुत ही कड़ी बातें लिख दी गई हो, बहुत ही स्ट्रिक्ट नियमावली बना दी गई हो, तो उस स्थिति में उसका अनुपालन बहुत कठिन हो जाता है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि हमारे संविधान में कई बार संशोधन किया गया। आपने सुना होगा 42nd अमेंडमेंट बहुत बड़ा संशोधन था, 43rd अमेंडमेंट बहुत बड़ा संशोधन था, हाल में कई सारे अमेंडमेंट हुए, 101वां संशोधन। तो इस तरह के संशोधन इसलिए किए गए क्योंकि कुछ कानून ऐसे थे जिनकी यूटिलिटी अभी खत्म हो गई थी, उनको फिर से रिविजिट करने की आवश्यकता थी, इसलिए इस तरह का संशोधन किया गया। लेकिन क्या यह संशोधन संभव हो पाता यदि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता कि हमारे संविधान में कोई बदलाव नहीं हो पाता? नहीं हो पाता। इसलिए संविधान को हमारा ऐसा बनाया गया जो ना कि बहुत ज्यादा रिजिड हो और ना ही बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो। तो मतलब रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच का एक जो है सो मार्ग चुना गया जिसके ऊपर हमारे संविधान को चलना था। और इसी वजह से हमारे संविधान को कई लोग ए लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है?
है जिसको समय के आधार पर, जरूरत के आधार पर जो है सो जिसमें बदलाव किया जा सके, वही मानव का गुण होता है। जिस तरह से हम मानव भी जो है सो अपने जरूरतों के आधार पर अपने आप को ढालते रहते हैं, उसी तरह हमारा संविधान भी है, जरूरत के आधार पर उसको मोल्ड किया जा सकता है। इसलिए संविधान को लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जा सकता है। दोस्तों आइए अब एक और बात पर चर्चा करते हैं, जिसके बाद यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए, लिमिटेशन यह है कि मैं इस वीडियो को अपने मोबाइल से बना रहा हूं, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होता है, इसलिए चीजें तो बहुत आपको बताने के लिए रह जाती हैं, लेकिन स्पेस और कुछ लिमिटेशंस की वजह से मैं उतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं। दो जो टॉपिक बच पा रहा है उसको मैं थोड़ा ब्रीफली आपको बताता हूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज से, हमारा संविधान किस चीज से इंस्पायर हुआ। तो यह जो आप टॉपिक देख रहे हैं, इनहेरिटेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट, इनहेरिटेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट। अब मैंने आपको इसके बारे में ब्रीफली पहले भी बताया कि हमारे संविधान में बहुत सारी चीजों को इस तरह के बहुत सारी चीजों को शामिल किया गया है जिसे हमने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से अपनाया है। जैसे हमने स्वतंत्रता आंदोलन के समय में देखा कि महिलाओं के प्रति बहुत दुर्व्यवहार हो रहा था, तो हमने संविधान बनाते ही एडल्ट सफ्रेज ला दिया ताकि महिलाओं को भी समान अधिकार प्राप्त हो। हमने देखा कि संविधान बनने से पहले भारत में जो है छुआछूत की समस्या थी, अनटचेबिलिटी था, तो हमने संविधान बनाते ही आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया। तो इस तरह से बहुत सारे चीज जो कि हमारे नेशनल मूवमेंट के समय में हमने सीखा था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक तरह से जो आज हमारे प्रस्तावना में, जो हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि हमारे देश का किस तरह से हमारे देश की संरचना होगी, जिसमें आपने देखा कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सब तरह की तमाम बातें की गई हैं। एक तरह से हमारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में इन्हीं चीजों को हाईलाइट किया गया था। तो हमने अपने फ्रीडम मूवमेंट से बहुत सारी चीजों को सीखा, जिसे हमने मतलब संविधान में अलग अलग जगह पर अलग अलग आर्टिकल्स में जगह दिया है। अब दोस्तों, हमारे संविधान को कहा जाता है कि बहुत कम समय में तैयार किया गया, लेकिन यह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। और इसका एक कारण यह था कि हमने बहुत सारे देशों से जो उनकी बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी उसे हूबहू अपने देश में अपना लिया। तो इस चीजों की बहुत जगह निंदा भी की जाती है, क्रिटिसिज्म भी किया जाता है कि भारत का संविधान जो है वह एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, यह एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे हमने यहाँ वहां से उठाकर कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। लेकिन दोस्त, यह बिल्कुल सही बात नहीं है। अच्छी चीजों को हम कहीं से भी सीख सकते हैं, और यदि उससे सीख लेकर एक अच्छा चीज बनाते हैं तो वह सबसे बेहतरीन चीज होता है। और इसका सबसे बड़ा साक्ष्य यह है, इसका सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि भारत का 72 साल अभी हो गया। एक बार हम 1975-77 के इमरजेंसी काल को छोड़ दें तो भारत का संविधान इतना कुशल संविधान है, इतना एफिशिएंट संविधान है कि भारत को चलाने में इससे सुदृढ़ कोई लिखित डॉक्यूमेंट आज तक कहीं नहीं है। आपने देखा ब्रिटेन जैसे देशों में, अमेरिका जैसे देशों में कई बार बहुत सारी समस्याएं हुई, लेकिन भारत एक अशिक्षित राष्ट्र होते हुए भी 1947 में आज दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, और निश्चित तौर पे एक सफल डेमोक्रेसी है, एक सफल लोकतंत्र है जिसे पूरी दुनिया भर के लोग देखते हैं। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय विंस्टन चर्चिल, जो कि जो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनका कहना था कि भारत के लोग अशिक्षित हैं, भारत जब डेमोक्रेसी हो जाएगा, भारत को जनतंत्र लोकतंत्र होने का बहुत शौक है, लेकिन जब भारत से अंग्रेज चले जाएंगे तो भारतीय लोकतंत्र कोलैप्स कर जाएगा। वहां पे नेता आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे और पावर को पाने के लिए वो आपस में कुत्तों की तरह लड़ेंगे। लेकिन आज देखिए 72 साल के बाद हम दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सफल लोकतंत्र के रूप में उभर रहे हैं, और आज जो छोटे छोटे देश हैं, जो बड़े देश भी हैं, वह भी भारत के लोकतंत्र को आशा के तरफ से आशावादी निगाहों से देखता है कि भारत के लोकतंत्र से हम कुछ सीख सकें। तो ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि हमारा जो संविधान था, वह संविधान, हमारे देश की बुनियाद जो संविधान में लिखा गया है, वह संविधान एक काफी सुदृढ़ संविधान है जो कि देश को हमेशा एक दिशा प्रदान करता रहा। तो एक काम मैं आपके लिए जो छोड़ रहा हूं वह यह है कि पेज नंबर 22 पर यहाँ एक ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है कि भारत ने किन किन देशों से क्या क्या लिया है अपने संविधान में। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, जो हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा का कॉन्सेप्ट है, रूल ऑफ लॉ लिया, इन सब चीजों को हमने इंग्लैंड से अडॉप्ट किया। तो अब आपके जिम्मेवारी में मैं एक काम छोड़ रहा हूँ कि आप इन चीजों को देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे अच्छे से, और उसके बाद बताएंगे कि आपको क्या समस्याएं हुई, आप क्या और पढ़ना चाहते थे जो इस वीडियो में डिस्कस नहीं हो पाया। आप बताइए कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, फिर हम आगे इस पूरे मुहिम को कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आपका सहयोग मिलता रहे, मैं भी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इस किताब को खत्म कर दिया जाए। धन्यवाद।